हेलो टू ऑल, आप सभी का स्वागत है सतगुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एज यू ऑल नो कि बोर्ड्स आ रहे हैं, तो हम लोग एक बार ये चैप्टर रिवाइज करते हुए चलते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा बेसिक्स को लेकर चलती हूँ साथ में। तो चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूर चाहिए कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं आखिरकार। सो एज यू नो कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक तो फिजिकल चेंजेस, एक केमिकल चेंजेस। हम देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जैसे कि वाटर का मेल्ट होना, सॉरी आइस का मेल्ट होना। आइस जब आइस स्टेट में, वाटर जब आइस स्टेट में था तब भी वो H2O ही था, जब वो मेल्ट हुआ तब भी वो H2O में ही मेल्ट हुआ, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन सेम था। तो फिजिकल चेंजेस में कभी कोई नया सब्सटेंस बनता ही नहीं है, बस स्टेट चेंज हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाता है। लेकिन केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता। केमिकल चेंजेस में एकदम नया सब्सटेंस बनता है, केमिकली जो है बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट बनता है। उन चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। हाँ, जब केमिकल चेंजेस होते हैं हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है हमारे रिएक्टेंट की। या कई तरह के हमें ऑब्जर्वेशंस नोटिस में होते हैं, जैसे कि स्टेट चेंज हो गया, वन ऑफ द, कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। बट स्टिल मैं कहना चाहूँगी जो मेन चेंज है वो आपको उसके केमिकल कंपोजिशन में ही देखने को मिलता है, उसी को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो कैसे होता है, डेफिनेटली उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तभी तो केमिकल चेंजेस हुए हैं। और इस चैप्टर में हम उन केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उन इक्वेशन में हम लोग सिंबल्स लिखेंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे, उन्हें बैलेंस करेंगे। देखिए, जैसे केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। जब भी कोई रिएक्टेंट्स जो हैं रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है। मतलब जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का बनता है हमारा रिएक्टेंट। एग्जाम्पल H2+O2, यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है इसका काम क्या है, कंबशन में हेल्प करना, लेकिन H2 और O2 के रिएक्ट होने से प्रोडक्ट बनता है वाटर। ठीक है, वाटर क्या करता है, पानी, आग को बुझाने के काम आता है, जबकि ऑक्सीजन का काम क्या था, आग को और बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट बना है। केमिकल फॉर्मूला भी आप देखेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उन एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, ब्रेकिंग एंड मेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट बनता है तब क्या होता है, नए नए तरह के बॉन्ड्स बन के वही रिएक्टेंट्स जो है रीअरेंज हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलती है। जैसे कि H2O2 है, H2 के बीच में HH के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, OO के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, और जब वाटर बना, H2O बना, तो बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट फॉर्म में जो हमें बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हैं जो हमें आगे जाके केमिकल रिएक्शंस जब हम लिखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन उसमें काम आएंगे। जब भी कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है तो हम उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होता है तो हम उसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड स्टेट में है तो L से, और अगर गैस अगर रिलीज हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, एरो को ऊपर की तरफ बना देते हैं। और अगर एक्वस स्टेट में है, देखिए एक्वस का मतलब होता है जैसे सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का मिक्सचर ही तो हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब सॉल्वेंट जो है, पर्टिकुलरली सॉल्वेंट अगर वाटर होता है तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्वस फॉर्म। ठीक है, फिर आता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT भी बोल देते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो डाउनवर्ड बना देंगे तो वो प्रेसिपिटेट को शो करेगा। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो आप कितना भी हिला लो, कितना भी घुमा लो आपके सोल्यूशन में,
ये उसमें मिक्स ही नहीं होंगे, ये उसमें डिजॉल्व ही नहीं होंगे, इन द एंड जाके नीचे ही सेटल डाउन होंगे। तो ये होते हैं कुछ इनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, दे नेवर एवर गेट सॉल्युबलाइज्ड इन द योर सोल्यूशन, ठीक है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड्स। उसके बाद आते हैं हीट। अगर हम किसी इक्वेशन में या किसी रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो हम उसको इक्वेशन में डेल्टा ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सनलाइट को एच न्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए, बेसिकली केमिकल इक्वेशंस एक ज़रिया है केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट और इजी फॉर्म में एक्सप्रेस करने का। मतलब आपने लैबोरेटरी में कोई बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, कोई रिएक्शंस किए हैं, अब आप उसको पेपर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो साइंटिफिकली हम क्या करते हैं, उसे बहुत सिंपल मैथमेटिकली कह लो या मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक बार देख के कोई समझ जाए हाँ यार इसमें ये चीज़ हुई है, उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशंस लिखते टाइम क्या होता है कि कौन कौन से हमने केमिकल्स यूज़ किए हैं उनका हम फॉर्मूला लिखते हैं, कौन से स्टेट में हमारा केमिकल लिया था हमने। अगर सॉलिड स्टेट में, मान लो पाउडर स्टेट में लिया, तो हम सॉलिड के लिए हम उसको उस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो हमारा रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में था तो हम लोग उसको लिक्विड स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक्वस में था तो एक्वस से रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर उसके ऊपर जब हम एरो बनाते हैं तो अगर हम हीट कर रहे हैं तो डेल लगाएंगे, अगर सनलाइट दे रहे हैं तो एच न्यू लगाएंगे, टेम्परेचर लिखेंगे, कैटालिस्ट लिखेंगे उसके ऊपर, ठीक है। जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो उसी इक्वेशन के थ्रू हमें पता चल जाए, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो किस स्टेट में है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या, टेम्परेचर, प्रेशर हमने दिया, ये सब चीज़ें हम एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक शॉर्ट एंड स्वीट तरह से हम बता दें कि भाई हमने इस रिएक्शन में क्या क्या किया है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें जैसे कि बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, वो हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखने होते हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा हमारे राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं, और हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे करते हैं? एरो के फॉर्म में, इनके बीच में एरो आता है, ठीक है। आपके वर्ड, ये जो केमिकल इक्वेशंस है ये बेसिकली 3 फॉर्म्स में होते हैं। सबसे पहला वर्ड इक्वेशंस, आप वर्ड के फॉर्म में आपका जो केमिकल फार्मूला है उसको आपने वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर उसके बाद एरो बना के हमने प्रोडक्ट के लिए लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा होता है आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि आपने मैग्नीशियम के लिए पूरा मैग्नीशियम नहीं लिखा, आपको मैग्नीशियम का फॉर्मूला आता है तो यू जस्ट राइट Mg। ऑक्सीजन के लिए आपने लिख दिया O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए आपने लिख दिया MgO। ये होता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। बट ये इनफ नहीं होती है, आपको इक्वेशंस को बैलेंस भी करना होता है, ठीक है। बैलेंसिंग भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन की? बिकॉज बैलेंसिंग की जाती है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि कोई भी मास ना तो क्रिएट हुआ था, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली इस चीज़ को, इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। लाइक जितने Mg हमारे रिएक्टेंट में बने थे उतने ही Mg हमारे प्रोडक्ट में मिलने चाहिए, बीच में कहीं उड़ नहीं जाए वो, कहने का मतलब ये, ठीक है। केमिकल जो ये बैलेंसिंग जो है ये करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। आपके NCERT में भी दे रखा है लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड, बट वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। विच आई फॉलो इज़ द ये वाली थिंग कि सबसे पहले हम मेटल्स को, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखें सबसे पहले उसके केमिकल फॉर्मूलाज लिख दो अच्छे से सिम्बलाइज फॉर्म में, फिर बैलेंसिंग स्टार्ट जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं मेटल्स को। सबसे पहले हम मेटल्स को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल्स को करेंगे, फिर लास्ट में ऑक्सीजन और देन हाइड्रोजन, ठीक है। इन द ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही है बट स्टिल, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। आपकी केमिकल इक्वेशन मिनटों में जो है बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि ये सबसे पहला एग्जाम्पल देख लो, जैसे Zn जब जिंक जो है H2O के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो एरोज वगैरह नहीं बनाए हैं, बट मैं सिंपली आपको बैलेंसिंग सिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे तो एक सेकेंड,
जैसे कि यहाँ एक जिंक है और इधर भी एक ही जिंक है, तो इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं हमारा दूसरा पार्ट, जैसे यहाँ पे नॉन मेटल नहीं है तो हम लोग यहाँ पॉलीएटॉमिक आयन के ग्रुप को भी कंसिडर करते हैं। जैसे सल्फेट आयन है, यहाँ पे एक सल्फेट आयन है और इधर भी एक ही सल्फेट आयन है, तो हमारा काम हो गया। H2 की बात करें, अब लास्ट में ऑक्सीजन यहाँ है नहीं बिकॉज वो पॉलीएटॉमिक आयन में कंसिडर हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर भी दो हैं और इधर भी दो हैं, तो ये दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। उसके बाद हम आते हैं जैसे कि एक सेकेंड, इसको मैं रब कर दूं। उसके बाद हम आते हैं जैसे दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है, जैसे कि Fe+H2O, इसने रिएक्ट करके क्या बनाया, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 Fe है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 1 Fe है, जबकि प्रोडक्ट वन सेकेंड सॉरी, हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में 1 Fe है जबकि प्रोडक्ट में 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज मेटल जो है उसको सबसे पहले हम वो कर रहे हैं बैलेंस। तो यहाँ अगर रिएक्टेंट में 3 है, सॉरी प्रोडक्ट में 3 है, तो हमें रिएक्टेंट के आगे भी Fe के आगे भी हमें 3 लिखना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं, अब यहाँ पे नॉन मेटल कोई है नहीं, तो फिर बारी आती है ऑक्सीजन की। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन में H2, इधर रिएक्टेंट्स में कितने हैं, ओनली 1, तो H2O के आगे हम क्या लिख देंगे, 4। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम हाइड्रोजन के अगर हम देखें, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हमें इस तरह से बैलेंसिंग करनी पड़ेगी कि हमें H2 के पास इधर सामने 4 लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है ये बैलेंस्ड होगा। So this is how we done the balancing part. Next is types of chemical reaction. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारी तरह की केमिकल रिएक्शंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इस इक्वेशन का बहुत अच्छा पार्ट है कि आपको अगर कभी MCQs में भी दिया जाए तो आप इजीली कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पता कर सकते हैं। अगर कहीं भी सिंगल प्रोडक्ट है तो हम बता सकते हैं फटाफट से कि भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं बट प्रोडक्ट हमेशा एक ही होता है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है विच इज़ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक तो मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट एक ही है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। उसके अलावा हम देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है क्विक लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट बना विच इज़ अ स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं हम कि 2 रिएक्टेंट्स प्लस 1 प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल जो है कार्बन का बना होता है विच इज़ सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्ट किया तो एक प्रोडक्ट बनाया इन्होंने विच इज़ अ CO2, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 गैस जब O2 गैस के साथ रिएक्ट करती है तो एक प्रोडक्ट बनाती है विच इज़ अ H2O। तो यहाँ पे हम ईजिली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो 2 हैं और इनके रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक बन रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमारा एग्जाम्पल 1 और 2 है। जो एग्जाम्पल 1 है, मैग्नीशियम रिबन जो है जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ये डैजलिंग वाइट लाइट के फॉर्म में एमिट होता है, मतलब आपको वाइट लाइट की फ्लेम्स दिखती हैं इसमें, ठीक है, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब भी हीट रिलीज हो, ठीक है, हीट इवॉल्व हो कोई भी रिएक्शन होते टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब एग्जिट निकलना और थर्मिक का मतलब हीट। जब भी हीट इवॉल्व होती है उन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है फर्स्ट, और सेकंड जो रिएक्शन है क्विक लाइम को जब आप वाटर में डालते हो तो हम देखते हैं बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है, काफ़ी सारी हीट इवॉल्व होती है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है।
तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल तो है ही है, साथ ही में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल्स याद रखिएगा फॉर योर बोर्ड्स। फिर मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो सारी इसमें लिखी हैं। जैसे कि रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड विद द प्रोडक्ट, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट के साथ जब भी हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एग्जांपल मीथेन। मीथेन को जब आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा और साथ ही में हीट के फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज होगी। रेस्पिरेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इस पे कि जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह की रिएक्शन है। तो भाई ये भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज हम बोलते हैं ना जो भी फूड हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कई सारा हीट के फॉर्म में भी प्रोड्यूस होती है। तीसरी है हमारी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब भी हम हमारे घर से या गार्डन से जो भी वेजिटेबल वाला पार्ट या ऐसा जो प्लांट वाला पार्ट निकलता है और हम उसको गड्ढे में डाल के उसका कंपोस्ट बनाते हैं, तो जब हम कभी कंपोस्ट को अगर टच किया हो, आपने कभी निकालने की कोशिश की हो हाथ से गार्डनिंग के टाइम पे, तो जो कंपोस्ट होता है वो थोड़ा गर्म होता है। क्यों? बिकॉज उसमें कंटिन्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती जाती हैं। जब वो वेजिटेबल मैटर ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, तो साथ साथ में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, विच इज दैट इज़ वाई दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? दूसरा आता है फिर ये वही वाली एग्जाम्पल जो मैंने अभी पहले डिस्कस की, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली। मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के फॉर्म की प्रेजेंस में हीट किया और क्या क्विक लाइम को हमने जब वाटर में डाला तब भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ही एग्जाम्पल्स हैं। एक ये आपका एक्टिविटी वाले पोर्शन में ब्लॉक बना हुआ ये था इक्वेशन, तो मैंने सोचा लिखनी चाहिए। जो हमारा स्लेक लाइम बनता है जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एक फॉर्म में, यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा स्लेक लाइम बना था। जो सेकेंड एग्जाम्पल है, क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बना हमारा स्लेक लाइम। ये जो स्लेक लाइम है इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। इसको हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। जैसे हमारी जो दीवारों पे जब वाइट वॉश कराते हैं उस टाइम जो स्लेक लाइम है इसको यूज़ किया जाता है। पर ये चीज़ नोटिस की जाती है, जिस दिन वाइट वॉश होता है उस दिन हमारे जो रूम्स हैं, हमारे जो वॉल्स होते हैं वो इतने शाइन नहीं करते। बट विद इन 2 to 3 days जब ये जो हमारा वाइट वॉश जो हमने लगाया है स्लेक लाइम का, जब आसपास की जो एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की जो CO2 से जब रिएक्ट करता है धीरे धीरे, तब जाके ये शाइन मारने लगता है। 2 से 3 दिन बाद हम बोलते हैं अभी वाइट वॉश सूखा है, और साथ साथ में हम देखते हैं कि भाई वो CO2 से भी रिएक्ट किया है, और तब जाके 3-4 दिन बाद जाके कहीं हमारा वाइट वॉश जो है वो शाइन करता है। वो शाइन किसकी होती है? वो शाइन होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, अब जो स्लेक लाइम आपने लगाया है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए वो शाइन कर रहा है, और साथ में वाटर भी रिलीज होता है जो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो मार्बल्स हमारे घरों में लगा होता है या मार्बल्स की जो मूर्तियाँ होती हैं, तो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3। फिर आती है हमारी दूसरी तरह की रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टोटली ऑपोजिट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका उल्टा है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट होता है जो ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक रिएक्टेंट होगा या 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होगा, उसे हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 तरह का डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का थर्मो का मतलब ही हीट है, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो हीट की प्रेजेंस में अगर आपका रिएक्टेंट ब्रेक होता है तो उन तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मोलाइसिस। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमारा रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट,
इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ है विद इन 2 to 3 रिएक्टेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड द थर्ड वन इज फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब लाइट या सनलाइट, लाइसिस मीन्स अगैन ब्रेक डाउन। तो अगर हमारा रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट अगर सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में 2 या 3 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो उन्हें हम बोलते हैं फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहला हम देखते हैं, देखिए यहाँ मैंने आपकी एनसीईआरटी की ही इक्वेशंस ली हैं बिकॉज आई नो कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिएक्शंस तो बहुत सारी होती हैं बट आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है हम उसी पे फोकस करेंगे। तो जो भी एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं मैंने सारी वो कोशिश की है कि सारी वो रिएक्शंस मैं इस वीडियो में डालूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ हीट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि सबसे पहला, इसकी तो एक्टिविटी भी है मतलब इंपॉर्टेंट है, कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स एक्चुअली ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये जो है फेरस सल्फेट ब्रेक होता है फेरिक ऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडी और सोटी गैस रिलीज होती हैं इसमें। और जो आपका जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था वो रेडिश ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। प्लस यहाँ पे जो फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई हैं, ये जो SO3 और SO2 प्रोड्यूस हुए हैं, इनकी जो स्मेल है वो बहुत ही ऐसे लगता है जैसे कि माचिस जलाई है किसी ने, या मतलब जलती हुई माचिस की स्मेल, सल्फर की स्मेल। ठीक है, इन्हें हम वाफ्टिंग गैसेस बोलते हैं बिकॉज हम इन्हें एक डायरेक्ट स्मेल नहीं करते। जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास एकदम नाक ले जाके नहीं सूंघना होता है इसको, बिकॉज ये एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, तो दूर से ही आपको धीरे धीरे हाथ से स्मेल करना होता है इसको। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज वाफ्टिंग गैसेस। और अगर आपको पता हो तो SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है एक एयर पोल्यूटेंट भी है बिकॉज SO2 और NO2 क्या है, एयर पोल्यूटेंट होता है जिनकी वजह से एसिडिक रेन क्रिएट होती है। तो आपको ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। दूसरी रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन की, विच इज़ लेड नाइट्रेट। इसका भी आपका एग्जाम्पल, जो इसकी भी आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है, ठीक है, दिया हुआ है डायग्राम। लेड नाइट्रेट जो है ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जब हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो देखते हैं लेड ऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड जो है वो येलो कलर का सब्सटेंस होता है। प्लस जब हम इसको हीट कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज होती हैं जो होती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट जैसा भी होता है। तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन बना के आया या कोई क्वेश्चन आए कि हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया है जिसके रिजल्ट में हमें ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिली है, तो आपको सब्सटेंस बताना है। तो दैट इज़, वो बहुत इजी है, आपको उसको बताना पड़ेगा भाई वो लेड नाइट्रेट होता है। और वो जो फ्यूम्स हैं, वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्लस इसके साथ में तो हमने जब लेड नाइट्रेट को हीट किया तो हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तीसरा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारा क्विक लाइम बनता है। क्विक लाइम या लाइम भी बोल सकते हैं हम इसको, जिसको हम सीमेंट की फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने में। ठीक है, इसके काफ़ी यूजेस हैं और साथ में CO2 गैस भी रिलीज़ होती है। तो जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे, ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन तो हैं ही हैं, साथ में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब आपने एंट्री कराई है थर्मिक किसकी, हीट की। आपने हीट दिया है, आपने एनर्जी दी है। ठीक है, आपने रिएक्शन करते हुए, इसीलिए हम इन सारी रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल रहे हैं और एंडोथर्मिक भी बोल रहे हैं। बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है। कुछ हमने एग्जाम्पल और दिए हैं यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के, जो आपकी एनसीईआरटी में हैं। ऊपर जो रिएक्शंस थे, जो लाइक ऑल द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो तो एग्जाम्पल्स हैं ही हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। उसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है, इसमें हम सनलाइट देते हैं, लाइट के फॉर्म में हमने एनर्जी दी है, हीट के फॉर्म में एनर्जी मिली है प्लांट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल जो है एंडोथर्मिक का, बेसिकली आपने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है तो ये एंडोथर्मिक हो गया। तो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हीट
एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड जो है, जब ये रिएक्ट करते तो BaCl2 और अमोनिया बनाते हैं, साथ में वाटर भी बनाते हैं। तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत ही कोल्ड, मतलब कोल्ड फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन हुई है इसने सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब की है, जिसके रिजल्ट में हमारा जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडा फील हो रहा है, इसीलिए हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ऑपोजिट है। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक जबकि फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, सेकेंड टाइप जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हमने किसी रिएक्टेंट को ब्रेक किया है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे वाटर हमने लिया, वाटर में हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए, करंट पास किया, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो ब्रेक हो गया H2 प्लस O2 गैस में, जिससे बना था उसमें वापस टूट गया। हम देखते हैं जो हमारा O2 मॉलिक्यूल है वो हमारे बैटरी का जो एनोड टर्मिनल है, जो एनोड वाला जो रॉड्स हैं वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, वहाँ जाके इकट्ठे होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और जो हमारा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। अगर इनका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, लाइक वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हम बताएं तो कितना इकट्ठा होता है, तो H2 के 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं और ऑक्सीजन का 1। अगर आप ये रिएक्शन देखेंगे ऊपर, तो मैंने H2O को ब्रेक किया है H2 प्लस O2 में, फिर जब हमने इसकी बैलेंसिंग की तो देखा कि दो प्रोडक्ट में 2 H2 बनते हैं और 1 ही ऑक्सीजन बनता है। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ गैस में भी हम यही लिखते हैं कि 2 H2 प्लस 1 O2। फिर एक तो ये क्वेश्चन आता है, अब आजकल एक और क्वेश्चन आता है, जैसे रेशो बाय मास बताना होता है आपको। तो रेशो बाय मास में आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाइड्रोजन H2 का मास क्या होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन के मास क्या होगा 2, और कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं हमारे रिएक्शन के टाइम H2 के 2, तो यहाँ मैंने 2 × 2 इसलिए लिखा है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट क्या होता है, मास क्या होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ अगर हम रेशो बाय मास करें या रेशो मास अगर हम बताएं H2 प्लस O2 का वाइल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो यहाँ हमारा रेशो आएगा 4:32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा है या मास रेशो पूछा है। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज़ द फोटोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है हमारे सिंगल रिएक्टेंट का इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या सनलाइट। ठीक है, उसी को हम फोटोलाइसिस बोलेंगे। 2 एग्जाम्पल है, दोनों सिमिलर हैं। एक तो AgCl सिल्वर क्लोराइड को जो है वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो ये जो है सिल्वर में प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, प्लस जो है लास्ट में हमारा सिल्वर बचता है जो कि ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कर लीजिएगा। 2 इधर एक Ag है, एक Ag है, इधर एक Cl, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में 2 Cl2 है, तो Cl2 को हमने जब बैलेंस किया तो इधर भी 2 लगाया, जिसके रिजल्ट में सिल्वर वापस से हमें प्रोडक्ट में 2 बनाना पड़ेगा। उसके बाद आएगा हमारा सेकेंड एग्जाम्पल AgBr सेम एज अबव। ठीक है, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये यूज़ आती हैं हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ये एनसीईआरटी में इसका यूज़ दे रखा है, तो आपको भी याद करना ही पड़ेगा। फिर आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले मैं बताना चाहती हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसके तीनों जो फॉर्म्स हैं आते हैं, उसमें से भी जो थर्मल डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है, थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लेड नाइट्रेट वाला हो गया या ये फेरस सल्फेट वाला हो गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से बनते हैं क्वेश्चन। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस फोटोलाइसिस तो बहुत सिंपल है। फिर आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कराना चाहती हूँ। मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो हमेशा किसी ना किसी लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करने की पावर रखता है। ये बात वैसी ही हो गई कि क्लास में अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर बच्चा है या बहुत मतलब अगर मॉनिटर वगैरह है, वो अगर क्लास का अगर मैं नहीं कहती वीक स्टूडेंट, बट अगर लेस पॉपुलर स्टूडेंट है उसके ऊपर अपनी धाक चलाता ही चलाता है। तो ये वही वाली बात है कि जो ज़्यादा पावरफुल समझता है अपने आप को या जो ज़्यादा पावरफुल है वो अपने से जो लेस पावरफुल है उसको रिप्लेस करता है अगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसको कैसे याद करेंगे
ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये याद करने की टेक्निक है, आप अपनी फेवरेट कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ कैटरीना किया, आप करीना कर सकते हैं, बट एक्चुअली वी नो कि पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, hydrogen, copper, Mg is mercury, sorry Hg is mercury, Ag is silver and Au is gold। तो इस फॉर्म में हमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना पड़ेगा, जो जितना ऊपर है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो सोडियम, अब यहाँ पे हम आते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप अगर देख पा रहे हैं, जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है सिंपल A प्लस ए बी सी जब रिएक्ट होके बनाता है AC प्लस B, जो A है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू B, तो उसने क्या किया, BC में से B को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद B की जगह आके बैठ गया हमारा A। इसी को हम बोलते हैं, और उसने नया प्रोडक्ट बना लिया AC और B को सेपरेट आउट कर दिया। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो वापस एक बार पढ़ देती हूँ। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स मुझे बुक में मिले मैंने वो सारे डाल दिए इसमें, इवन NCERT के पीछे के एग्जाम्पल्स भी मैंने इसी में लिख दिए हैं। तो सबसे पहला जो एक एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट वाला है, जिसकी एक्टिविटी भी गिवन है आपकी बुक में, सबसे पहला जैसे आयरन नेल को हमने, जैसे लोहे की जो कीलें होती हैं, आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में डिप कर रहा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ओरिजिनली ब्लू कलर का होता है, हमने उसमें आयरन नेल्स डाली, काफ़ी टाइम वेट किया हमने। हम देखते हैं धीरे धीरे जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो फेड होने लगता है, और जब हम हमारी आयरन नेल्स को निकालते हैं तो आयरन नेल के ऊपर जो है ब्राउन कलर की कॉपर की कोटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आयरन जो है हम देख रहे हैं, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया है और खुद कॉपर की जगह आके बैठ गया है, और उसने क्या बना लिया है, फेरस सल्फेट, लाइट ग्रीन कलर का धीरे धीरे हमारा जो है सोल्यूशन होने लगता है। और जो कॉपर है वो किस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन की नेल के ऊपर, ठीक है। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसीलिए उसने कॉपर को ईजीली डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जिंक भी जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आके सल्फेट के साथ उसने बॉन्ड बना के नया प्रोडक्ट बना लिया, विच इज़ अ जिंक सल्फेट, और कॉपर साइड में निकल गया। ऐसे ही पीबी लाइक लेड का रिएक्शन अगर हम कराएं कॉपर क्लोराइड से, तो जो लेड है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और नया प्रोडक्ट बना लिया, विच इज़ अ लेड क्लोराइड, और कॉपर साइड में निकल गया। फिर आता है फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हम देखते हैं एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन फेरस, लाइक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, हमारा एल्यूमिनियम। तो उसने फेरिक ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस किया, सॉरी फेरिक ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम ने फेरिक आयरन को डिस्प्लेस किया और खुद ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और आयरन को साइड में मतलब निकाल दिया। ऐसे ही Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए उसने HCl में से H को डिस्प्लेस किया और नया प्रोडक्ट बनाया MgCl2 और साथ में H2 गैस रिलीज़ कर दी। बेसिकली ये है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस इजीली कर सकता है, इसीलिए हम इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शंस में क्या होता है, बेसिकली आयंस का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड्स के बीच में, और ये तभी होता है जब एक कंपाउंड, मतलब वो यहाँ पे भी वही है, रिएक्टिविटी का ही बात है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। और लेकिन जब हम ये रिएक्शंस देखते हैं तो देखने को मिलता है यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हुए हैं, जैसे सोडियम सल्फेट का जब हमने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें देखने को मिलता है बेरियम सल्फेट, यहाँ पे Na जो है क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाता है और जो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे इस तरह का
इस तरह का हमें कुछ देखने को मिलता है। जो बेरियम सल्फेट यहाँ बनता है वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं जो कभी मिक्स नहीं होते हैं और हमारे रिएक्शन में नीचे जाके सॉल्यूशन में बैठ जाते हैं, ठीक है। और इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जिनमें प्रेसिपिटेट बनेगा उन्हें हम प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्यूशन में इजीली सॉल्यूबल होता है। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है बेरियम सल्फेट विच इज़ अ प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट, ठीक है। और NaCl विच इज़ मिक्सड इन द सोल्यूशन। दूसरा आता है एग्जाम्पल इसी में लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का। जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनके आयंस एक्सचेंज होते हैं। लेड जो है आयोडीन के साथ और पोटेशियम जो है नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बना के नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेड आयोडाइड जो कि ब्राइट येलो कलर का PPT है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो कि सोल्यूशन में सॉल्व मतलब डिज़ोल्व होके रहता है आराम से, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड का यहाँ पे बनता है PPT विच इज़ अ वाइट कलर। देखिए ये मैंने रिएक्शन में फिर कह रही हूँ, मैंने NCERT में पीछे के एग्जांपल्स भी लिए हैं सो दैट आपको सारे एग्जांपल्स एक जगह मिल जाएं, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शंस तो एटलीस्ट याद करनी ही करनी है। फिर आता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सिंपली जो मैं समझती हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जैसे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के हमने बनाया कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल में जैसे N2 गैस के साथ हमने H2 गैस का रिएक्शन कराया जिसकी वजह से हमें क्या मिला, NH3 अमोनिया मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है इसीलिए दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड से, तो इसीलिए ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। फिर आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, अगर दोनों साइमल्टेनियसली किसी रिएक्शन में हो रहे हैं, अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हमें किसी रिएक्शन में देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल है जैसे जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया तो जो हमारे प्रोडक्ट बने वो बने जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो जिंक ऑक्साइड है उससे क्या बना, जिंक। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। लेकिन हम देखते हैं जो कार्बन है उसका क्या बना, आगे जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो कार्बन में तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसका तो क्या हुआ, इसका सॉरी ये गलत लिखा हुआ है ऊपर, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। मैं इसको ठीक कर देती हूँ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके। और तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है मैंगनीज ऑक्साइड को हम HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है मैंगनीज क्लोराइड और वाटर और Cl2। मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है बिकॉज इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो एक तो ये, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमेशा वो होते हैं जिनका रिडक्शन हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इसका रिडक्शन हुआ है, दैट मीन्स मैंगनीज ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड। तो आपको ऐसे याद रखना है जिसका रिडक्शन हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस रिएक्शन में मैंगनीज ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड, तो मैंगनीज ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि HCl जो है उसमें क्या हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उसमें वाटर ऐड हुआ है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो HCl गेट ऑक्सीडाइज्ड
और इसीलिए ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको उल्टा याद रखना पड़ेगा। इजी ट्रिक है याद करने की। फिर आते हैं कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा के जीवन में ऑक्सीडेशन के क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कोरोजन। कोरोजन जैसे कि कोई भी मेटल्स अगर एटमॉस्फेयर में रखे हुए हैं, एटमॉस्फेयर में रहेंगे और कहाँ रहेंगे, कोई भी मेटल्स अगर एटमॉस्फेयर में हैं और उन मेटल्स के ऊपर एयर का कांटेक्ट हो रहा है, एयर अटैक कर रही है, या वाटर या मॉइस्चर के फॉर्म में अटैक हो रहा है, या एसिड्स के फॉर्म में अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल्स हैं वो कोरोड हो जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। आपने देखा होगा कि आयरन जो है वो अगर हम लोहे की बात करें, आयरन की बात करें, सिंपली अगर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो थोड़े टाइम बाद उसमें जंग लगने लगता है, वो कोरोड होने लगता है, बिकॉज उस मेटल के ऊपर, उस आयरन के ऊपर एयर ने अटैक किया। ओके, एयर मीन्स ऑक्सीजन, वाटर जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है उसने अटैक किया, और अल्टीमेटली इनके बीच में रिएक्शन होता है, और ये जो आयरन है अब ये Fe ना रह के ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O। ठीक है, इस फॉर्म में मिलता है हमें, विच इज़ अ रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे इसी, तो हमारा आयरन क्या हो गया, कोरोड हो गया। ओके, दिस प्रोसेस इज कोरोजन। ऐसे हम देखते हैं सिल्वर जो है, जो चांदी होती है, तो कुछ टाइम बाद काली पड़ने लग जाती है, वो भी इसी वजह से होता है। ठीक है, आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी एयर मॉइस्चर है, ओके, उससे रिएक्ट करके वो ब्लैकनिंग आने लग जाती है। सेम कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अगर आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पिक्चर देखा है तो आपने देखा होगा कि वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो एक्चुअली कॉपर की है, बट देखने में ग्रीन लगती है क्योंकि उसके ऊपर कोरोजन हो रखा है और कुछ नहीं। तो अगर कोरोजन हो रहा है तो दैट मीन्स हमारा मेटल को तो लॉस ही हो रहा है। तो उसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसको बचा कैसे सकते हैं कोरोजन से? तो कई सारे तरीके होते हैं, जैसे ऑयलिंग कर सकते हैं, लुब्रिकेशन, जैसे ग्रीस वगैरह लगा दो। ठीक है, जैसे हम देखते हैं दरवाजे अगर आवाज़ कर रहे होते हैं मेटल के, तो हम उसके ऊपर ग्रीसिंग कर देते हैं या ऑयल लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। या हमारे साइकिल की चेन में अगर हम ग्रीसिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, तो आवाज़ नहीं आती है और काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी जो साइकिल की चेन है वो शाइन करती है, मतलब उसमें आपको रस्ट नहीं देखने को मिलती। पेंट कर दो रेड ऑक्साइड का, ठीक है, उससे भी प्रिवेंशन होता है। एनोडाइज कर दो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, लाइक आयरन के ब्लॉक के ऊपर अगर आप जिंक ऑक्साइड की लेयर बना देंगे तो क्या होता है, वो उसको प्रिवेंट करता है, उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता फिर एयर वाटर का। वो क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड से एयर वाटर जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, आयरन जो है हमारा बीच में बचा रहता है। ये हमारे को मोस्टली शिपिंग जो शिप्स होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, उनको गैल्वेनाइज करके रखते हैं सो दैट, बिकॉज वो तो वाटर में ही रहते हैं थ्रू पूरे टाइम, तो वहाँ पे तो आराम से वाटर का अवेलेबिलिटी है, मॉइस्चर भी काफ़ी है, ओके, ऑक्सीजन भी है, तो वहाँ तो हमारी जो शिप्स हैं वो इजीली कोरोड हो सकती हैं, तो फिर तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन करके रखते हैं शिप्स का। ठीक है, अलॉय बना सकते हैं हम मेटल्स का, किसी और तरह के मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ मिक्सचर बना के भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। क्या होता है, बहुत इजी है, जो भी हमारा फूड है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल विच कंटेन फैट्स एंड ऑयल। जिन जिन फूड मटेरियल में फैट्स या ऑयल है, घी तेल वगैरह हमने यूज़ किया है, उनका हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो है, अगर हमारा घर में मम्मी ने चिप्स तली है, आलू की चिप्स वगैरह या कुछ भी ऐसा बना के रखा है, नमकीन हमारे घर में रखी हुई है, हम देखते हैं अगर वो महीना 2 महीना रह जाता है, अगर ऐसे खुला या ऐसे भी, तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, टेस्ट में चेंजेस आने लग जाते हैं, स्मेल चेंज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, हमारा खाना सड़ने लगता है बेसिकली। ठीक है, उसको कैसे बचा सकते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के, जो मार्केट में, घरों में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट जो मार्केट से हमें जो पैक्ड फूड मिलता है, हम देखते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करता है ये। ओके, अगर घरों में है हमारा, तो हम हमारे चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें सो दैट वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके। ठीक है, और अगर बाहर से अगर चिप्स के पैकेट या ऐसे हम लोग कुछ फास्ट फूड चिप्स या कुरकुरे वगैरह कुछ लेते हैं, तो हम देखते हैं उनके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस का डाल के रखते हैं वो, सो दैट कि जो चिप्स वगैरह है वो ऑक्सीडाइज ना हो,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग माई चैनल, कीप लाइकिंग माई चैनल सतगुरु पाठशाला।